हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप मेरे इस दिए हुए वीडियोस का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। 11th बी बायोलॉजी में जो मेरा ये दूसरा वीडियो है यह आधारित है आपके अध्याय 2 पर, और आपका अध्याय 2 जिसका शीर्षक है जीव जगत का वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। In English we would call it classification of living kingdom। ये चैप्टर पहले वाले चैप्टर की अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा है और मैं इसमें 3 या 4 वीडियो में इसको समाप्त करना चाहूँगा। आज के इस पहले वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों वर्गीकरण आवश्यक होता है। हमारे पृथ्वी में बहुत अधिक संख्या में जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं है कि कुल कितनी प्रजाति हैं, और हर दिन नई नई प्रजातियों की खोज अभी भी हो रही है। और इसके साथ साथ बहुसंख्यता के साथ साथ उनमें विविधता भी बहुत अधिक पाई जाती है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए उनका सबसे पहले वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बहुत आवश्यक है। अब जो ये वर्गीकरण जीवों का जो किया गया, यह प्रारंभिक दौर में कुछ और तरह का था और आधुनिक दौर में जो वर्गीकरण है वो कुछ और तरह का है। तो थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं कि जो वर्गीकरण की पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी थी और कौन सी उनके गुण और दोष क्या हैं। एक छोटी सी विवेचना हम करते हैं वर्गीकरण पद्धतियों पे। वर्गीकरण पद्धतियाँ यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम। शॉर्ट में हम इनको कह सकते हैं कि वही कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम जो है किसी भी जीव का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब इसमें जो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं ब्रॉडली इनको जो है 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। 3 तरह के ये वर्गीकरण की पद्धतियां होती हैं। वे कौन कौन सी हैं, चलिए उस पर गौर करते हैं। पहली पद्धति कहलाती है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। नहीं, पहले हम पढ़ते हैं बेटे कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति या जिसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और दूसरी पद्धति इसकी कहलाती है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और तीसरी पद्धति इसकी कहलाती है जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पर जो ये क्रम 3 मैंने दे रखे हैं ये इनकी उत्पत्ति के आधार पर भी हैं और सरलता से जटिलता के आधार पर भी हैं। सर्वप्रथम जब जो है व्यक्ति ने जीवों का अध्ययन करना प्रारंभ किया और जीवों को समझना प्रारंभ किया, उनके बारे में जानकारी की उसके अंदर जिज्ञासा हुई, तो उसने जो सबसे पहला वर्गीकरण अपनाया वो था कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में क्या किया जाता है कि यह अवैज्ञानिक तरह का, अनसाइंटिफिक तरह का वर्गीकरण होता है। इसमें जो वैज्ञानिक होता है या व्यक्ति होता है वो किसी भी एक लक्षण को उठाकर उस लक्षण के आधार पर सारे जीवों को वर्गीकृत कर देता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, इसमें अरस्तु ने क्या किया था। अरस्तु ने सर्वप्रथम जो है पौधों को वर्गीकृत किया था उनकी हैबिट के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में। वृक्ष, झाड़ी व शाकीय यानी ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो ये उसने एक उनका स्वभाव, उनके आकार के आधार पे सिंपली जो है पौधों को 3 भागों में बांट दिया था। इसी तरह से उसने जंतुओं को भी इस आधार पे बांटा कि किस जंतु में आरबीसी पाई जाती है, किस जंतु में आरबीसी नहीं पाई जाती है। तो क्या आपको लगता है कि यह एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन सिस्टम था? मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई साइंटिफिक समानता या असमानता नहीं थी। यह केवल आकार के आधार पे था।
इसी तरह अगर हम जो है किसी संख्या विशेष के आधार पे अगर वर्गीकरण करें कि किसी में जो है फूलों की संख्या कितनी है, किसी पौधे में कितनी है, और उस आधार पर अगर हम जो है पौधों का वर्गीकरण करने का लग जाएं तो वो भी एक तरह का कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति होगी। तो शुरुआती दौर पे वैज्ञानिकों के द्वारा जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति अपनाई गई, इसके द्वारा जो है सिंपली पौधों को या जंतुओं को वर्गीकृत किया गया, लेकिन ये बहुत ही अवैज्ञानिक तरह की वर्गीकरण पद्धति थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको फर्दर अडॉप्ट नहीं किया, इसको आगे नहीं अपनाया गया। दूसरी जो वर्गीकरण पद्धति थी या है वो है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी एक नैसर्गिक लक्षण जो होता है किसी भी पौधे का या जंतु का, कोई भी एक या एक से अधिक नैसर्गिक लक्षण हैं जो, उन लक्षणों के आधार पे उन पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सपोज जो है हमने प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पे पौधों को जो है, अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें तो एंजियोस्पर्म को हमने जो है 2 भागों में विभाजित किया है, डाइकोट और मोनोकोट, डाइकोट और मोनोकोट, यानी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। यानी ये एंजियोस्पर्म 2 तरह के होते हैं, यानी ये जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं 2 तरह के हैं, डाइकोट और मोनोकोट, यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। यानी जिनके भ्रूण में द्विबीजपत्र हैं वे द्विबीजपत्री में सम्मिलित किए गए हैं, जिनके भ्रूण में एक बीजपत्र हैं वो एक बीजपत्री कहलाते हैं। तो ये एक तरह का इनका नैसर्गिक लक्षण है या नेचुरल इनका एक कैरेक्टर है। तो अगर नेचुरल कैरेक्टर को देखकर हम जो है वर्गीकरण की पद्धति अपनाते हैं तो यह नेचुरल वर्गीकरण पद्धति, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति अब कहलाती है। यह वस्तुतः एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इसमें जो उनके अंदर वास्तव में जो लक्षण पाए जाते हैं और असमानताएं पाई जाती हैं, उनके आधार पर हम यहाँ पर प्राणियों का या पौधों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये अधिकतर जो हमारे वर्गीकरण के जो सिस्टम हैं वे प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पर ही आधारित हैं, और सामान्यतः इसी वर्गीकरण पद्धति को हम फॉलो करते हैं अपने अधिकतर वर्गीकरणों में। इसके बाद चलते हैं तीसरा, जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति, जिसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति है फाइलोजेनेटिक, इसका मतलब क्या होता है? फाइलोजेनिक का मतलब होता है कि जातिवृत्तीय इतिहास, यानी जो उसका विकास है वो विकास जो है किन किन जीवों से होकर हुआ है। कोई भी जीव जो है अपनी एक विकास की कहानी या फाइलोजेनेटिक उसकी हिस्ट्री होती है, उस विकास की कहानी को अगर ध्यान में रखकर कोई वर्गीकरण की पद्धति अपनाई जाती है तो उसे कहते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। यह एक एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो उसके बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, जिसमें उसकी समजातता देखी जाती है या तुल्य रूपता देखी जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि माना वेल है तो वेल के फ्लीपर, मनुष्य के हाथ और घोड़े के पाँव, ये तीनों जो है कार्य की दृष्टि से अलग अलग हैं। लेकिन अगर जो है इनकी हम फाइलोजेनी देखें तो हम देखेंगे कि इनकी आंतरिक जो संरचना होती है, हड्डियों की संरचना, वे एक प्रकार की हैं। इसलिए इन सबको हम जो है एक ही वर्ग में रखना चाहते हैं, रखते हैं, यानी स्तनधारी वर्ग में हम इनको रखते हैं। तो अगर हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण में उसके विकासीय जो उसके चरण है, विकासीय इतिहास को अगर हम जो ध्यान में रखिए कोई वर्गीकरण करते हैं तो उसे जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति हम कहते हैं। तो समय के साथ साथ, सभ्यता के विकास के साथ साथ वर्गीकरण की पद्धतियाँ बदली गई। जिस तरह से मानव ने अपने ज्ञान वृद्धि करी उस तरह से उसकी वर्गीकरण पद्धतियाँ भी बदलती चली गई। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने मुख्य जो टॉपिक है वो है वर्गीकरण का। अब हम किस तरह से वर्गीकरण को पढ़ते हैं, किस तरह से कौन सा वर्गीकरण हमने क्लास 11th में पढ़ना है एज पर योर सिलेबस, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। तो वैसे तो वर्गीकरण की कई पद्धतियां हैं और कई प्रकार के वर्गीकरण जो है वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। आप बुक्स में देखेंगे किसी भी तो कई प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपने फोकस्ड होना है अपने सिलेबस पे। और आपके सिलेबस में जो वर्गीकरण जीवों का दिया गया है वो है 5 जगतीय वर्गीकरण। तो हम चलते हैं 5 जगतीय वर्गीकरण पे। पांच जगतीय वर्गीकरण, इसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस 5 जगतीय वर्गीकरण को प्रस्तुत करने वाले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर।
R.H. विटेकर ने 1969 में यह 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इस 5 जगत वर्गीकरण में उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित कर लिया। उसका मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। पहला जगत उन्होंने बताया मोनेरा, दूसरा जगत उन्होंने बताया प्रोटिस्टा, तीसरा जगत उन्होंने बताया फंजाई, चौथा जगत उन्होंने बताया प्लांटी, पांचवा जगत उन्होंने बताया एनिमेलिया। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे पहले जाना चाहूँगा। इससे पहले कैरोलस लिनियस ने जो है 2 जगतीय वर्गीकरण पद्धति दी थी। उसने संपूर्ण जीव जगत को प्लांटी और एनिमिलिया में विभक्त किया था। कैरोलस लिनियस ने 2 जगत में पूरे जीव जगत को क्लासिफाई किया। पहला जगत यानी पादप जगत और दूसरा जगत उसने प्राणी जगत में उसको बांटा था। लेकिन इस वर्गीकरण में कई खामियां थी, क्योंकि कुछ ऐसे जीव थे जिनमें प्लांट्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको जो है बहुत अधिक अच्छा नहीं माना गया। और ये जो R.H. विटेकर का 5 जगतीय वर्गीकरण जो सिस्टम था, जो प्रस्तुत किया गया था 1969 में, इसको बहुत अधिक मान्यता मिली। इसलिए इसको हम आपके सिलेबस के अनुसार आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फाइलोजेनेटी एक ट्री मैंने यहाँ पे बना रखा, उस ट्री के अंदर मैंने ये 5 जगत बनाए हैं। तो सबसे पहला जो जगत है वो है जगत मोनेरा। इसके बाद मोनेरा से जो विकसित हुआ जगत प्राणियों के विकास के साथ साथ वो है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से फिर 3 ब्रांचेस फूटी और तीनों ब्रांचेज जो है अपने लक्षणों और असमानताओं के आधार पे अलग अलग जो है प्रस्फुटित हुई और विकसित हुई। और ये 3 ब्रांचेस थी किन जगतों की? फंजाई जगत, प्लांटी और एनिमिलिया। हिंदी में इसे कह सकते हैं कवक, पादप और प्राणी या जंतु जगत। अब हम देखते हैं कि ये इसका आधार क्या था, किस आधार पे इस वर्गीकरण को अंजाम दिया विटेकर ने। इसका आधार बहुपक्षीय था। पहला इसका आधार ये था कि कोशिकीय प्रकृति, जो जीव थे उनकी कोशिका किस तरह की है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की है, इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि पोषण की विधि क्या है उनकी, उनमें जनन किस तरह का है। तो इस तरह से ये कुछ लक्षण थे जिन लक्षणों के आधार पे, जो कुछ ट्रेड्स के आधार पे उन्होंने जो है अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। पहले हम देखते हैं कोशिकीय प्रकृति। कोशिकीय प्रकृति में उन्होंने देखा कि उस जीव के अंदर कौन सी कोशिका है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव थे वो मोनेरा जगत के थे, और यूकैरियोटिक वाले जो हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया थे। फिर उसने ये देखा कि कोशिकीय प्रकृति में वो कोशिका जो है एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, उसके आधार पर भी उसने यहाँ पर जगत बनाए। तो उसने देखा कि जो प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जो जीव हैं वो दोनों एक कोशिकीय हैं, और ये फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जो है ये बहुकोशिकीय जीव हैं। इस तरह से हाँ, उसने शारीरिक संगठन, एक और लक्षण देखा उसने, शरीर जो संगठन था वो किस तरह का था। कोशिका भित्ति किस तरह की थी, जो दूसरा उसने कैरेक्टर देखा कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी है। जैसे कि मोनेरा है तो मोनेरा में ऐसे पदार्थ की बनी होती है जो कि अदर देन सेलुलोज है। प्रोटिस्टा में भी अगर किसी में कोशिका भित्ति है तो वो इस तरह की बनी होती है, जिसमें जो है सेलुलोज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, या वो कोशिका भित्ति अनुपस्थित भी हो सकती है। फंजाई में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नाम के पदार्थ की बनी होती है, और प्लांटी में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमिलिया में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया था। जिसके बाद पोषण की हम विधि देखें तो पोषण की विधि हम देख सकते हैं इसमें अलग अलग जगत के जीवों में, जैसे कुछ जीव स्वपोषी थे, कुछ जीव जो है परपोषी थे। जैसे मोनेरा जगत के जीव ये जो है स्वपोषी हैं, प्रोटिस्टा में जो है स्वपोषी भी हैं, परपोषी भी हैं। फंजाई जो है परपोषी होते हैं या विषमपोषी भी हम इनको कह सकते हैं। प्लांटी जो है अधिकतर स्वपोषी होते हैं। एनिमिलिया परपोषी, प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से अगर हम जो है जनन की बात करें तो जनन इसमें जो है किसी में अलैंगिक जनन को प्रमुखता दी जाती है, किसी में लैंगिक जनन को प्रमुखता दी जाती है, किसी में जो है लैंगिक जनन विकसित प्रकार का होता है,
किसी में जो है स्पष्ट युग्मक बनते हैं, उनका संलयन होता है, जाइगोट बनता है। तो इस तरह से जनन में भी इनमें अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई गई और उसके आधार पर भी इनको अलग अलग जगतों में बांटा गया। शरीर संगठन अगर हम देखें तो इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा तो एक कोशिका से ही बने हैं। इसके बाद जो फंजाई होती हैं वो ऊतक इनमें पाए जाते हैं। प्लांटी में आपके अंग स्तर का जो है शरीर संगठन पाया जाता है और एनिमिलिया में अंग तंत्र और के स्तर का जो है शरीर संगठन, अंग तंत्र स्तर का, ऑर्गन सिस्टम के स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो 5 क्राइटेरिया थे, 5 जो कसौटियाँ थी, उनके आधार पे विटाकर ने ये 5 जगत बनाए थे। अब हम देखते हैं इसमें कि कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ विशेषताएं। हालांकि हम एक एक जगत को सेपरेटली अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मोनेरा जो है इसमें कौन से जीव सम्मिलित हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। और इस प्रोकैरियोटिक जीव में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके जीवाणु व नीले हरे शैवाल, जीवाणु व नीले हरे शैवाल, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिन जीवों में पाई जाती है वे सारे के सारे जीव मोनेरा जगत में सम्मिलित किए गए हैं। यह अति सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसमें जीवाणु और नीले हरे शैवाल आते हैं और कोई नहीं। इसके बाद हम प्रोटिस्टा में चलते हैं। तो प्रोटिस्टा में आते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, अर्थात ये हैं तो यूकैरियोटिक, यानी इसमें विकसित प्रकार का केंद्रक वाली कोशिका पाई जाती है, लेकिन वे हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सभी प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए गए हैं। इसमें आपके जो हैं कई प्रकार के जीव आते हैं, जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम वगैरह, जिनको हम सेपरेटली आगे अलग अलग जगत में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है फंजाई होता है, जो फंजाई यानी कवक हम इसे हिंदी में कहते हैं। यह आप जानते हैं कि बरसात में इनकी बहुत अधिक ग्रोथ होती है। ये सभी विषमपोषी होती है। इसमें कुछ परजीवी होते हैं और कुछ इसमें जो है मृतुपजीवी के रूप में कार्य करते हैं। प्लांटी यानी पादप और एनिमिलिया यानी प्राणी, ये तो आप इनसे सर्वविदित हैं और सेपरेटली हम इस जगत को पढ़ने भी वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो कन्फ्यूज़न होता है वो होता है मोनेरा प्रोटिस्टा में। तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा अपने आने वाली वीडियोज़ में, ताकि आपके मन में इस तरह में कोई भी डाउट न रहे प्रोटिस्टा और मोनेरा में। तो आज के लिए इतना ही। यह इंट्रोडक्शन था 5 जगतीय वर्गीकरण का। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना अध्ययन सतत जारी रखें। धन्यवाद।